नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, कल हमने क्लास नंबर 31 रखी थी प्रकृति भाव में और आपके पलुत संज्ञा पढ़ रहे थे। आज हमारी क्लास नंबर 32 है संस्कृत की और इसके तहत हम प्रगरीय संज्ञा और सामान्य प्रकृति भाव दोनों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मित्रों, प्रगरीय प्रकृति भाव। प्रगरीय प्रकृति भाव ये प्रगरीय संज्ञा का प्रगरीय संज्ञा विधायक सूत्र है। यानी प्रगरीय प्रकृति भाव तो क्या है? प्रगरीय प्रकृति भाव प्रगरीय संज्ञा का विधायक सूत्र है। देखो, प्रगरीय संज्ञा पदों के आगे किसी स्वर के होने पर होने वाला प्रकृति भाव प्रगरीय प्रकृति भाव कहलाता है। यानी प्रगरीय संज्ञा कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के आगे कोई भी स्वर हो तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? वहां पर प्रगरीय प्रकृति भाव होगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि पलुत स्वर है और पलुत स्वर के तुरंत बाद कोई स्वर आ जाए तो वो पलुत प्रकृति भाव हो जाएगा। उसी प्रकार प्रगरीय प्रकृति भाव में प्रगरीय स्वर के आगे जो प्रगरीय पद है, इसके आगे कोई भी स्वर आने पर वह प्रगरीय प्रकृति भाव होगा। अब हम देखते हैं ये प्रगरीय क्या होता है। तो एक सूत्र है ईतु द्विवचनम प्रगृह्यम इत उत एत। यानी पदों में द्विवचन संबंधी जो भी शब्द आपके शब्द रूप है, शब्द रूपों में द्विवचन संबंधी जो भी दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है और ए है, इन पदों को ही प्रगरीय कहा जाता है। यानी प्रगरीय परिभाषा है कि शब्द रूपों के अंदर या शब्द रूपों के अंदर द्विवचन जो होते हैं और उन द्विवचन में दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ए होता है, उनको क्या कहता है दोस्तों? उनको ही प्रगरीय कहा जाता है। यानी आपको ये समझ लेना है कि दीर्घ ई के आगे कोई स्वर हो, दीर्घ ऊ के आगे कोई स्वर हो जाए या ए के आगे कोई स्वर हो जाए तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ पर प्रगरीय प्रकृति भाव संधि होगी। देखो, इनकी प्रगरीय संज्ञा होती है अर्थात द्विवचन के शब्द रूप या धातु रूप के अंत में दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो और ए हो तो प्रगरीय संज्ञा होगी। यानी वहां मैंने लिखा था पद, पद का मतलब आपको पता है शब्द रूप और धातु रूप दोनों होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द रूप या धातु रूप के अंत में चाहे दीर्घ ई हो, चाहे दीर्घ ऊ हो या ए हो, इनके बाद स्वर आने पर प्रगरीय संज्ञा होगी। कैसे? देखो, हरि प्लस एतौ, ये देखो हरि प्लस एतौ, हरि प्लस एतौ है तो इसके अंदर आपको हरि का जो है ये ई, यहां पर ये छोटी ई है, ये सारे तो छोटी ई के उदाहरण हैं। और दीर्घ ई का उदाहरण, हाँ सॉरी, ये यहां पर छोटी गलती से लिखी थी। इस प्रकार दीर्घ ई का उदाहरण दीर्घ ई हरि एतौ कपि उत्क्रांते मति आगस्ते मुनि अदिते। यानी ये सारे ई वाले हैं और इनके बाद के स्वर। ऊ वाले देख लो, भानु इमो, गुरु इमो, तरु इमो, वटु आगस्ते, ये दीर्घ ऊ वाले हैं। लते एते, बालिका इमे, रमे इमे, गंगे अमु, ये सब क्या है? ए वाले उदाहरण है। तो इन सब की दोस्तों क्या होगी? इन सब की प्रगरीय संज्ञा होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए के बाद कोई भी स्वर हो तो वहां पर प्रगरीय संज्ञा होगी। किस सूत्र से? ईतु द्विवचनम प्रगृह्यम से। आगे देखो दोस्तों, इसका 2 नंबर सूत्र है दोस्तों आदर्शो माप। आदर्शो माप ये भी प्रगरीय संज्ञा विधायक सूत्र है। इसमें आपको देखना है आदर्श शब्द के बाद, आदर्श जो शब्द होता है इसके मैं के बाद यदि दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ के होने पर बना पद प्रगरीय कहलाता है, चाहे वहां वचन कोई भी हो। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि आदर्श शब्द का मैं होना चाहिए और उस मैं के बाद ई और ऊ होना चाहिए तो प्रगरीय हो जाएगा, चाहे वचन कोई सा भी हो। ईतु द्विवचन प्रगरीय में तो शर्त थी कि वहां द्विवचन होना चाहिए, यहाँ वचन चाहे कोई सा भी हो। जैसे अर्थात इस सूत्र की तरह अम्मू और अम्मी दो पद है, उनकी प्रगति इसमें देखो बड़ा ऊ है और इसमें बड़ी ई है।
इन दो पदों के ही दोस्तों प्रक्रिया संज्ञा होगी। कैसे देखो, अमी अध्यापक है, अमी ईशा है, अमी अध्यात्र है, अमु उत्क्रुदते, अमु आगच्छ। अब देख लो, इस ई के बाद स्वर है, प्रक्रिया हो गई, इसी के बाद स्वर है, प्रक्रिया हो गई, इसी के बाद स्वर है, प्रक्रिया हो गई। अब देख लो, यहाँ ई और यहाँ ई, बड़ी ई बड़ी ई में यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो रही है, यहाँ कोई संधि कार्य नहीं होगा। जैसे अमी आध्याते, अमु उत्क्रुदते, अमु आगच्छ, इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों प्रक्रिया प्रकृति भाव संधि का 2 नंबर सूत्र है अदसोमात, जिसके अनुसार अदस शब्द के मैं के बाद यदि दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होने पर प्रक्रिया हो जाएगा, चाहे वचन कोई सा भी हो। इसका दोस्तों तीसरा सूत्र है निपात एका जनांग, एकांग, निपात एका जनांग, यानी निपात एकाच अनांग, यानी आंग, यानी आ के अलावा, यानी आ को छोड़कर एक ही स्वर वाले जितने भी निपात अव्यय है वो दोस्तों प्रक्रिया करेंगे। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि आ जो है उपसर्ग है, जिसे अव्यय को उपसर्ग ही कहते हैं, उसको छोड़कर जितने भी अव्यय हैं, जो अव्यय है उपसर्ग निपात है अव्यय है, वो प्रक्रिया करेंगे। कैसे, जैसे ई इंद्र है, उ उमेश है, उ उत्तिष्ठ है, ई वाले ना, ई उ। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको आ को छोड़कर, आंग को छोड़कर जितने भी एक स्वर वाले जो निपात या अव्यय होंगे वह दोस्तों आपकी प्रक्रिया कहलाएंगे। जैसे वाक्य और सम्मिलन अर्थ में आंग अंकित है, यानी कहीं वाक्य आ जाए, कोई वाक्य आ जाए या सम्मिलन में जो है वहां पर आंग भी प्रक्रिया माना जाएगा। जैसे अतः इसकी आ की भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। जैसे आ एवं खलु व आ एवं नु मन्यते, यानी जहां पर वाक्य दिया हो या कोई सम्मिलन की बात हो वहां पर इस आ को भी प्रक्रिया मान लिया जाता है, वहां पर आ अंकित होता है और उसको प्रक्रिया मान लिया जाता है। लेकिन यदि उपसर्ग का प्रश्न हो, जैसे इज्जत, मर्यादा, अभिवर्ती, इन अर्थों में जो आंग होता है उसकी दोस्तों प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी। यदि उपसर्ग अर्थ में कोई वाक्य आ गया और वहां आंग का प्रयोग हो गया तो वहां आंग में प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी मित्रों, वहां आंग में आपको यथाकारी संधि कार्य मिलेगा। जैसे आ ई, ये देखो आ है और इसके बाद ई है, ए बनकर गुण संधि हो रही है आ ही। उसी प्रकार आ उ, आ और उ के बाद है तो ओ होगा अवोडा। इस प्रकार आपको इस सूत्र में 3 बातें ध्यान रखनी है। यदि आंग स्वर के अलावा जितने भी एक स्वर वाले स्वर होंगे वो सारे प्रक्रिया करेंगे, निपात जो है वो प्रक्रिया करेंगे। वाक्य के प्रश्न में आंग को भी हम प्रक्रिया मानेंगे, लेकिन यदि आंग उपसर्ग में हो तो वहां प्रक्रिया संज्ञा होकर नहीं मित्रों, वहां जो संज्ञा होगी, जो संधि कार्य होगा वही होगा। अब दोस्तों इसका चौथा और अंतिम सूत्र है प्रकृति भाव का, वो है ओत। ओत का अर्थ, ओ आप देख रहे हो, यानी ओकारांत, यानी ओ हो, ओकारांत अव्यय के बाद प्रक्रिया संज्ञा होती है। यानी ओकारांत अव्यय की क्या होती है, प्रक्रिया संज्ञा होती है। अर्थात जिस अव्यय के अंत में ओ हो उसे हम प्रक्रिया कहेंगे। यानी आपको पता है कि प्रक्रिया संज्ञा होगी, प्रकृति भाव संज्ञा होगी, वहां एक जो अव्यय होगा, कोई भी होगा स्वर, उसके आगे एक स्वर मिलेगा। तो यहाँ जो ओ आपके अव्यय है, जिस अव्यय के अंत में ओ हो उसकी भी हम क्या करेंगे, प्रक्रिया संज्ञा करेंगे। जैसे अहो ईशा, इसके अंत में ओ है, अहो अध्यापक है, ओ है, उतो, अथो, ये जितने भी अव्यय आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब अवयवों के अंत में ओ है। इन सब अव्यय के अंत में ओ होने के कारण इन सब की क्या होगी दोस्तों, इन सब की प्रक्रिया संज्ञा होगी। जैसे अहो ईशा, अहो अध्यापक, अहो ईशा, अथो इदानी, इन सब की भी दोस्तों क्या होगी, इन सब की भी प्रक्रिया संज्ञा होगी। अब हम पढ़ेंगे सामान्य प्रकृति भाव। अब दोस्तों सामान्य प्रकृति भाव को देखो, यानी सामान्य प्रकृति भाव क्या होगा कि जो हमारी पलट संज्ञा है और या हमारी प्रक्रिया संज्ञा है, इस संज्ञा के अलावा जो भी प्रकृति भाव होंगे वो सारे सामान्य प्रकृति भाव कहलाएंगे। यानी पलट संज्ञा हमने पलट देखी थी, उसके अंदर 2 सूत्र थे, उसके बाद हमने
प्रगृति देखिए 4 सूत्र, इन सब के अलावा जितने भी होंगे वो सब दोस्तों क्या कर लेंगे सामान्य। देखो लिखा हुआ है पलुत और प्रगृति के आधार को होने वाले प्रकृति भाव के अभाव में जितना भी जो प्रकृति भाव होगा वो सामान्य प्रकृति भाव कहलाएगा। जैसे पहला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गौ है, पद के अंत में यानी धातु और शब्द रूप के अंतों में यदि गो हो और गो के ओ के आगे कोई भी ह्रस्व ए होने पर विकल्प से प्रकृति भाव होगा। एक बार प्रकृति भाव संधि होगी, एक बार कोई अन्य संधि होगी। यानी सर्वत्र विभाषा गो ये कहता है कि यदि धातु रूप और शब्द रूप के अंत में जो गो है, गो के ओ के आगे यदि कोई ह्रस्व ए आ जाए तो वहां पर प्रकृति भाव विकल्प से होता है। इसका कोई उदाहरण नहीं है। इको ऐश्वर्य साकल से ह्रस्व है। दूसरा सूत्र है इको ऐश्वर्य साकल से ह्रस्व सूत्र कहता है कि पद यानी शब्द रूप और धातु रूप के अंत में यदि यण संधि का कार्य प्राप्त हो रहा हो, यानी जहां पर यण संधि प्राप्त हो रही हो तो वहां पर भी विकल्प से प्रकृति भाव होगी। जब दीर्घ ई हो उसकी ह्रस्व ई होते। समझो शब्द रूप या धातु रूप है, उसके अंत में हमें यदि यण संधि का कार्य प्राप्त हो रहा है, यदि ये लग रहा है कि यहाँ पर यण संधि हो सकती है, वहां पर दोस्तों विकल्प से प्रकृति भाव होगी। एक बार तो प्रकृति भाव होगी और एक बार आपकी यण संधि होगी। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है अगर दीर्घ ई हो तो इस दीर्घ ई का छोटी ई करना है। जैसे ये देखो नदी अस्थि शब्द है, ये दीर्घ ई है, जब हम इसका प्रकृति भाव बनाएंगे तो छोटी ई करेंगे नदी अस्थि, तो ये तो एक नंबर प्रकृति भाव होगी। अब ई के सामने एस स्वर है तो ई का बनेगा ये और दे होगा हलंत, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यदि पद के अंत में यण संधि का कार्य प्राप्त हो रहा हो तो वहां पर आपको विकल्प से प्रकृति भाव करनी है। एक बार प्रकृति भाव होगी, एक बार यण संधि होगी और छोटी बड़ी ई की छोटी ई हो जाएगी। अब दोस्तों आज का और इस प्रकृति भाव का अंतिम सूत्र है रीत्यक है। देखो रीत्यक क्या कहते हैं कि पद के अंत में यदि अक हो, अक्ष प्रत्यार ए ई उ री दृ से आप लिखते हैं, यानी पद के अंत में धातु रूप और शब्द रूप के अंत में अक प्रत्यार हो, ए ई उ री दृ हो और उसके आगे कोई भी ह्रस्व री आ जाए यानी छोटी री आ जाए तो विकल्प से प्रकृति भाव होगी। यदि अक वर्ण दीर्घ होगा तो वह ह्रस्व हो जाएगा। समझो यदि पद के अंत में अक हो यानी ए ई उ री दृ हो और उसके बाद में छोटी री आ जाए तो वहां पर विकल्प से प्रकृति भाव, एक बार विकल्प से एक बार प्रकृति भाव संधि होगी, एक बार दूसरी संधि होगी। और ये जो अकवर्ण है वो दीर्घ होता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपके रहस्व हो जाएगा। जो दीर्घ है वो क्या हो जाएगा, रहस्व। ठीक है। और यथा प्राप्त यण संधि और दीर्घ संधि वहां पर मिलेगी। जैसे ये देखो महाकलश ऋषि है, यहाँ महाकलश ऋषि प्रकृति भाव की, तो ये देखो मह ऋषि ये क्या कर दिया, इसका दीर्घ आ था ना, इसका रहस्व कर दिया। और संधि दूसरे संधि, ये पहली संधि है और दूसरी संधि देख लो ए के बाद री है, अर प्राप्त हो रही है, गुण संधि हो रही है, मह ऋषि शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर गुण संधि हो गई। तो यहाँ पर दूसरी संधि हो गई, एक तो प्रकृति भाव हो गई, एक गुण संधि हो गई। जैसे कुमारी प्लस ऋतुमती है तो एक तो कुमारी री छोटी होकर एक तो प्रकृति भाव संधि बन गई और एक ई के बाद री आने पर रे बनता है तो ये बनेगी आपके ई है, ई के बाद आपके ई है और ई के बाद आपके क्या है री आ गई, यानी ये संधि हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुमारी यत्मती होगा, यहाँ पर आप रे मत कर देना, यहाँ पर ये होगा क्योंकि यहाँ पर ई है और ई के बाद री है। अगर री के बाद ई होती तो दोस्तों आप रे कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। हो सकता है वीडियो के बीच में थोड़ी सी आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो क्योंकि घर पर थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए आवाज़ें हो सकती है, छत पर काम चल रहा है इसलिए थोड़ी आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती है, उसके लिए क्षमा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल हम आपके लिए कल जो टॉपिक रखना है उसके लिए मैं ये पूछ रहा था कि आपको व्यंजन संधि प्रारंभ करवानी है या जो सवर संधि हमने पढ़ी है इनकी क्वेश्चन करवाने हैं। कम्युनिटी में आपसे वोट पूछ ले जाएंगे और शाम को 6 बजे जब ये वीडियो
लगभग 6-6:30 बजे जब वीडियो आएगा उससे पहले आपको नोट कर देने हैं कि व्यंजन संधि स्टार्ट करनी है या स्वर संधि के क्वेश्चन पूछने हैं। अगर क्वेश्चन पूछने मैं कल दिन में आपके लिए तैयार कर लूँगा, फिर हम शाम को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहिए, स्वस्थ रहिए।